अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक इंतहाई सिंपल सी आईसी 3 टर्मिनल ऑपरेशन वाली टॉप स्विच टॉप 224 टॉप 224 आईसी के बारे में बात करूंगा। इसमें हम देखेंगे कि इसका सर्किट कैसा है, इसको स्टडी करेंगे, डायग्राम पे कैसे वर्क करती है, प्रैक्टिकली कैसे वर्क करती है और इसके अंदर किस तरह के फॉल्ट आते हैं और उन फॉल्ट को हम कैसे ट्रबल शूट करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर लीजिए और फ्यूचर में अगर वीडियो देखना चाहते हो तो बेल आइकॉन बटन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। तो ये नज़र तो एज अ ट्रांजिस्टर आती है, इसकी 3 पिनें हैं। तो ये बेसिकली ट्रांजिस्टर नहीं है, ये आईसी है। ये एज अ हार्ट स्विच काम करती है, एज अ टॉप स्विच काम करती है। पहले इसकी डायग्राम देखेंगे, फिर इसको प्रैक्टिकली देखेंगे और इसमें आने वाले मुमकिन फ़ॉल्ट जो इसमें आ सकते हैं। यहाँ पे हम डायग्राम देखते हैं तो 220 वोल्ट हम अप्लाई करते हैं। ये यूनिवर्सल पावर सप्लाई है। आप कह सकते हैं कि 85 से लेकर 265 वोल्ट तक ये चलती हैं, 245 वोल्ट तक चलती हैं। तो ये ऑटोमेटिकली ये फ्लाई बैक कन्वर्टर में यूज़ हो रही हैं। ऑटोमेटिकली अपना ड्यूटी साइकिल एडजस्ट करते हुए, अपनी फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करते हुए हमें आउटपुट में वोल्टेज देते हैं। और ये ऑफलाइन स्विचर होता है। इनपुट में उसी तरह एक कैपेसिटर लग गया और एक एलसी फिल्टर लग गया, जो कि हमारी EMI RFI उसके जो नॉइज़ेस होते हैं उसको यहाँ से सप्रेस डाउन कर देगा। जितनी स्पाइक्स हैं, हाई वोल्टेज स्पाइक्स हैं, हाई फ्रीक्वेंसी स्पाइक्स हैं, ये यहीं से उनको रिमूव कर देगा। आगे यहाँ पर आ जाता है हमारे पास ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज किसी भी शेप में हो सकता है। यहाँ पे 4007 डायोड लगा के उसने इसको डिज़ाइन किया है। इसके आगे एक 5D11 NTC लगा हुआ है, जो कि इन रश करंट को बचाने के लिए, क्योंकि आगे हमारा ये कैपेसिटर लगा हुआ है। जैसे ही हम सप्लाई देते हैं इसको, तो चूँकि ये कैपेसिटर हमारा बिल्कुल ब्लैंक होता है, अगर यहाँ पर करंट लिमिट ना करवाई जाए तो ये कैपेसिटर, चूँकि खाली कैपेसिटर, बिल्कुल ब्लैंक कैपेसिटर, एम्प्टी कैपेसिटर, बिल्कुल इसमें कोई चार्ज नहीं होता, तो जैसे ही इसको चार्ज मिलेगा तो ये बहुत ज़्यादा करंट ड्रा करेगा। तो इब्तदाई तौर पर जो फ़्लो होने वाली करंट है उसको यहाँ पर स्टॉप करवाया जाता है, लिमिट करवाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये कैपेसिटर हम लगाएं तो इनिशियल जो सर्ज लेगा तो आप कह सकते हैं वो 100 एम्पियर तक भी जा सकती है। तो ये डायोड हमारे इतनी ज़्यादा करंट प्रोवाइड नहीं कर सकते। फ्यूज़ हमारा लिमिटेड है। क्योंकि इस कैपेसिटर को चार्ज करवाना है तो यहाँ से ये कैपेसिटर चार्ज होगा, फिर ये नॉर्मल अपना फंक्शन स्टार्ट कर देगी। यहाँ पर लगी हुई है एक रजिस्टर, एक कैपेसिटर, एक डायोड। इसको हम देखते हैं, यहाँ पर प्राइमरी है ट्रांसफार्मर की। जो पॉजिटिव वोल्टेज 400 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है, अगर 220 देंगे तो उसको 1.41 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने भी वोल्टेज बनेंगे 230, 330, 340। अगर 220 दिए हैं तो 320 वोल्ट के करीब यहाँ पे आएंगे। तो ये उसको रिपल्स को रिमूव करके चार्ज कर लेगा और ये सप्लाई हमारी यहाँ पर अप्लाई हो जाती है। ये वोल्टेज जब यहाँ पर पहुँच गए तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो एक ट्रांसफार्मर की ये प्राइमरी है। प्राइमरी में से गुजरने के बाद ये पॉइंट एक बनता है हमारा। इसके साथ आगे एक 3 टर्मिनल कंपोनेंट लगा हुआ है जिसका ड्रेन, सोर्स और कंट्रोल पिन है। ये है टॉप 224 आईसी, टॉप 224Y है। ये एक कंप्लीट फैमिली है। इसकी एक स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है। ये 100 किलोहर्ट्ज़ पे ये स्विच काम करता है। क्या करता है कि 100 किलोहर्ट्ज़ ये ऑन, ये यहाँ से इसको एक साइकिल दिया जाता है। इसको कहते हैं एक साइकिल। यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऑन हुआ और यहाँ तक पहुँच गया। इसको कहा जाता है एक साइकिल, 1 हर्ट्ज़। और ये आईसी 100 किलो हर्ट्ज़ पे, यानी 1 सेकंड के अंदर 100 किलो। 100 किलो का मतलब होता है किलो हज़ार को कहते हैं। तो 1 सेकंड के अंदर ये आईसी 1 लाख मरतबा, अभी 100 को अगर हम इस तरह लिखेंगे 100 किलो हर्ट्ज़, तो ये 1 लाख मरतबा ये आईसी ऑन ऑफ होती है 1 सेकंड के अंदर। ये देखिए कितना इसका शॉर्ट टाइम है, बहुत थोड़ा सा टाइम है, उसके अंदर ये ऑन ऑफ करेगी। अभी इस आईसी ने
अभी इस साइड पे देखेंगे तो ये नेगेटिव है, ग्राउंड है कैपेसिटर का, जो मेन प्राइमरी ग्राउंड है। और यहाँ से देखेंगे तो ये सोर्स और ड्रेन। अभी सोर्स से ड्रेन की तरफ यहाँ से आप कह सकते हैं इसके अंदर ऐसे एक स्विच लगा दें। एक मॉसफेट है, मैं मैकेनिकल स्विच ही बताता हूँ आपको कि जी समझाने के लिए। तो ये आईसी बेसिकली क्या कर रही है कि ग्राउंड लेगी और डायरेक्टली यहाँ से इस ग्राउंड को 1,00,000 बार 1 सेकंड में 100 kHz 100,000 बार, यानी 100 किलो 100,000 या 1,00,000 बार। तो इतनी बार जब ये स्विचिंग करेगी तो यहाँ पर जो हमने ये डीसी वोल्टेज बनाए थे, तो इन डीसी वोल्टेज का लेवल इस तरह हो जाता है। ये ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होगी। तो एक्चुअल हम ऑन ऑफ करवाने से करवा क्या रहे होते हैं, इस ग्राउंड को ऐसे गुजार रहे होते हैं। तो ये कैपेसिटर हमारा चूँकि 330 वोल्ट पे चार्ज है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वोल्टेज की स्विचिंग होगी वो 330 वोल्ट डीसी की स्विचिंग हो रही होती है। लेकिन चूँकि ऑन ऑफ होता है, अभी ट्रांसफार्मर के अंदर क्या हो रहा होता है कि ट्रांसफार्मर बेसिकली तो एक उसकी प्राइमरी क्या है कि एक वायर का पीस है। वायर आपने एक कोर के ऊपर फेरेट के ऊपर लपेटी हुई, उसके अंदर जैसे ही आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसमें करंट फ्लो होती है। जैसे ही हमने यहाँ से वोल्टेज अप्लाई कैसे किए, पॉजिटिव इस साइड पे है तो इस साइड पे हमने एक स्विच लगा दिया, उसको ऑन ऑफ कर रहे हैं ऑन ऑफ कर रहे हैं। तो इसके करने से क्या होगा कि इसके अंदर कभी करंट चलेगी कभी नहीं चलेगी, कभी चलेगी कभी नहीं चलेगी। तो जो करंट चलेगी तो इंडक्टर के अंदर जब हम कोर लगा देते हैं, किसी कॉइल के अंदर एक कोर रखते हैं, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मकनातीसी लहरें बनती हैं। तो वो मकनातीसी लहरें फैलती सिकुड़ती हैं। जैसे ही हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे करंट चलेगी तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे फैलेगा। जैसे ही वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे ऐसे फैलेगा, मकनातीसी लहरें क्या बनेंगी इसके अंदर ऐसे बनेंगी। तो ये लहरें क्या करती हैं, कट करती हैं। ये वेव्स जो होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो कट करती हैं इस वाइंडिंग को भी और जितनी भी वाइंडिंग उसके करीब पड़ी होंगी। तो प्राइमरी हमने एक ही कोर के ऊपर पहले प्राइमरी लपेट देते हैं, सेकेंडरी और जितनी वाइंडिंग्स होती है वो लपेटी हुई होती हैं। तो क्या करती हैं ये मैग्नेटिक वेव्स, ये लेयर्स, ये रेज इसको कट करेंगी। तो जब भी किसी डेड कॉइल में एक साकन पड़ी हुई जो कि डेड है, जिसमें कोई चीज़ नहीं है, उसको जब मैग्नेटिक फील्ड कट करता है तो वहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस होते हैं, वहाँ पे वोल्टेज जनरेट होते हैं, वोल्टेज पैदा होते हैं। जनरेटर के अंदर क्या होता है कि जनरेटर के अंदर भी एक मैग्नेट है, वो चाहे परमानेंट हो या आपने खुद से आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाया है। तो वो क्या करता है कि जब हम उसको रोटेट करवाते हैं, घुमाते हैं, तो उसके घुमाने से वो मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर को कट करता है। तो जब वो कट करता है तो वहाँ पे वोल्टेज पैदा होते हैं। क्यों? कि वो मैग्नेटिक फील्ड उसको कट कर रहा होता है। तो उसी तरह आप समझ लें कि यहाँ पर हमने कोई चीज़ घुमा नहीं रहे, बल्कि इस मैग्नेटिक फील्ड को हम वेरी करवा रहे होते हैं। जब वो वेरी करता है तो इस वाइंडिंग को भी कट करता है। जब इसको कट करेगा, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड इसमें से गुजरेंगी। एक्चुअल वाइंडिंग कट नहीं हो रही होती है, हम वो कट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इसको भी साथ साथ इसमें से भी गुजर रहा होता है। जैसे गुजरेगा, अभी फिज़िकल कनेक्शन नहीं होता, सिर्फ जो रेज हैं, जो वेव्स हैं, जो लेयर्स, जो हमने कहा कि लहरें बनी हैं, वो लहरें इसमें से कट कर रही होती हैं। तो इसमें वोल्टेज बन रहे होते हैं। जितनी लेयर्स ज़्यादा कट करेंगी, जितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, उतना ही वोल्टेज आउटपुट में ज़्यादा बनेंगे। पहली बात हो गई। अच्छा, इस आईसी को जैसे ही हम सप्लाई देते हैं तो इनिशियली ये इंटरनल वोल्टेज लेकर यहाँ से अपने ड्रेन से जो हमने पॉजिटिव वोल्टेज दिए हैं वो लेकर स्विचिंग स्टार्ट करती है। जैसे ही स्विच स्टार्ट करेगी तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इस वाइंडिंग को भी कट करेगा। यहाँ पे 1 2 3 जितनी भी वाइंडिंग होगी, ये सप्लाई मल्टी आउटपुट है। लेकिन मैं इसमें सिर्फ आपको समझाने के लिए बहुत ज़्यादा झंझट नहीं बना रहा, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये इस तरह से फंक्शन करेगा। जितनी भी वाइंडिंग होगी उतनी हर वाइंडिंग में जितने टर्न रेशो होंगे उतने वोल्टेज बनते जाएंगे। अभी बात आती है इस जगह पर, वोल्टेज बने। यहाँ पर हमने एक रेक्टिफायर लगाया, रेक्टिफायर लगाकर हमने
इस ऑप्टो कपलर को ये वोल्टेज इसके कलेक्टर पर दे दिए। अभी ये कलेक्टर से वोल्टेज आउट, एमीटर से वोल्टेज आउट नहीं करेगा, ये एक स्विच के तौर पे काम कर रहा होता है। अभी पहली दफ़ा मैग्नेटिक फील्ड बना, फैला, कब तक? जब तक ये स्विच ड्राइव करेगा, जब तक ये ऑन रहेगा। जैसे हमने कहा 1 सेकंड में 1 लाख बार इसने स्विच करना है, तो 1 लाखवां हिस्सा 1 सेकंड के अंदर इतनी देर के लिए ऑन रहेगा, इतनी देर के लिए ऑफ रहेगा। जैसे ही ऑन होगा मैग्नेटिक फील्ड फैला, जैसे ही अभी ये ऑफ टाइम आया, इस स्विच ने ओपन होना है। जैसे ही ओपन हुआ तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना था ये सिकुड़ेगा। जब वो, जैसे मैंने कहा था कि वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो फैलता है, वोल्टेज छोड़ते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड सिकुड़ेगा। जैसे ही सिकुड़ेगा तो जितने वोल्टेज हमने अप्लाई किए थे उसके सेम अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर रिवर्स वोल्टेज पैदा होते हैं। पहले ये एंड पॉजिटिव था, जैसे ही स्विच ऑफ करते हैं तो कॉइल का ये एंड, प्राइमरी वाइंडिंग का ये एंड पॉजिटिव हो जाता है। जैसे पॉजिटिव होगा तो हमने यहाँ पर, इसको कहते हैं स्नबर सर्किट, ये पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ से चलेंगे, इस कैपेसिटर को चार्ज करवा देंगे और साथ साथ में इस रजिस्टर के थ्रू ड्रॉप भी होंगे, क्योंकि ये एंड नेगेटिव हो चुका होता है वाइंडिंग का। फिजिकली अगर देखें तो यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, लेकिन जब आपने इस कॉइल का एक एंड फ्री छोड़ दिया, ओपन छोड़ दिया और इस कॉइल को डिस्चार्ज करवाना है, तो पॉजिटिव एंड से ये एंड पॉजिटिव हो चुका है, ये एंड नेगेटिव हो चुका है, उस वक्त इसका ताल्लुक उसके साथ नहीं होता उस वक्त, क्योंकि ये सर्किट इस साइड से ओपन हो चुका है। अभी पॉजिटिव एंड यहाँ से चलेगा, ये कैपेसिटर को चार्ज करवा देगा और ये रजिस्टर के थ्रू भी डिस्चार्ज होगा। दो पाथ हो गए, एक तो कैपेसिटर चार्ज होगा, एक रजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज होगा। उसके बाद जो ही दूसरा साइकिल उतनी देर में तैयार हो जाता है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड अभी कोलैप्स हो रहा था, जो रिवर्स वोल्टेज बन रहे थे, वो यहाँ से हमने डिस्चार्ज करवा दिए। और सेकंड साइकिल जब आएगा, दूसरा स्विचिंग साइकिल आएगा, तो ये फिर से उस वक्त डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा, क्योंकि उतनी देर में ये एंड पॉजिटिव हो चुका होता है। कैपेसिटर इंटरनली इस तरह से भी डिस्चार्ज हो रहा होता है, एक डिस्चार्ज ऐसे हो रहा होता है, एक डिस्चार्ज ये इस अपने लूप के अंदर हो रहा होता है। तो क्या होता है कि ये वाइंडिंग डिस्चार्ज हो गई, जैसे डिस्चार्ज हुई ये फिर से ज़ीरो हुई, फिर से इसने स्विच किया, जैसे ही स्विच किया करंट चली, फिर से मैग्नेटिक फील्ड बना, फिर से वोल्टेज पंप हुए, आगे चले गए। स्विच ऑफ हुआ, इसने फिर से वाइंडिंग डिस्चार्ज कर दी। डिस्चार्ज क्यों करवाते हैं? यहाँ पर जब मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स होता है तो इस जगह पर वोल्टेज का स्ट्रेस बनता है। अगर हम स्ट्रेस कैसे कहते हैं, ये है 300 वोल्ट मिसाल के तौर पे, तो 300 वोल्ट ये एंड पॉजिटिव है। हम कहते हैं कि अगर ये सर्किट हम ना लगाएं तो जैसे ही ये स्विच ओपन होगा तो ये सप्लाई, ये एक रिवर्स वोल्टेज जनरेट करेगा। ये पॉजिटिव था, ये एंड नेगेटिव, ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा। क्या होता है कि जब हम दो बैटरी सेल आपस में सीरीज़ में जोड़ते हैं, एक का नेगेटिव पॉजिटिव दूसरे सेल के नेगेटिव के साथ जोड़ते हैं और फिर आगे पॉजिटिव, तो जब इस तरह से हम जोड़ते हैं कि पहली बैटरी का नेगेटिव, दूसरी का पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये आपस में सीरीज़ में हो जाते हैं। अगर 1.5 वोल्ट का ये सेल है, 1.5 वोल्ट जो हमारे आम रिमोट में इस्तेमाल होते हैं, तो हम इन दो पॉइंट पे अगर देखेंगे तो इस जगह पे इसकी निस्बत देखेंगे तो हमें 3 वोल्ट मिलेंगे। क्यों? सेल तो हमने 1.5 वोल्ट का लगाया, 1.5 का, तो क्या होगा कि ये वोल्टेज सीरीज़ में हो जाते हैं। सेम उसी तरह यहाँ पर पॉजिटिव, ये एंड नेगेटिव है, पॉजिटिव, ये एंड नेगेटिव हो गया, क्योंकि वाइंडिंग उस वक्त कोलैप्स हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स हो रहा है, तो कोलैप्स होने की वजह से वोल्टेज रिवर्स हो गए। जैसे रिवर्स हुए, ये पॉजिटिव था, नेगेटिव हुआ, ये एंड पॉजिटिव हुआ, तो क्या हुआ, यहाँ पर 300 ये और 300 इस कॉइल के, तो 600 वोल्ट हो जाएंगे। अगर हमारा ये सर्किट नहीं है तो हमारी ये मॉसफेट जो है इस पर बहुत ज़्यादा वोल्टेज का दबाव आ जाएगा। अभी 600 वोल्ट हमने यहाँ पर खड़े कर दिए, जैसे ही नया साइकिल आएगा तो ये क्या करेगा, ये 600 वोल्ट इस मॉसफेट को डैमेज कर देंगे। इस डैमेज को बचाने के लिए ये सर्किट जो है लगाया जाता है ताकि इसके ड्रेन पे वोल्टेज स्ट्रेस ना आए। एक स्विच बनाया हमने, स्विचिंग करवाई, वोल्टेज आगे चले गए, रेक्टिफायर आउटपुट में लगा हुआ है, ये रेक्टिफायर क्या करेगा, रेक्टिफाई करेगा उन वोल्टेज को।
इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा। अभी यहाँ से देखें तो एक लाइन ये भी आ रही है, यहाँ पे 100 ओम की रजिस्टर है और एक एलईडी लगी हुई है। ये है PC817 ऑप्टो कपलर है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक एंड लगा हुआ है, ये आउटपुट एंड है। यहाँ पर देखेंगे तो 1.54 के 1540 ओम की रजिस्टर है और 1500 की है। ये दो रजिस्टर लगे हुए हैं, 1540 और 1500 ओम, 1.5 और 1.54 के। ये दो रजिस्टर लगकर एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क बन रहा है। जिस वक्त यहाँ पर 5 वोल्ट पूरे हो जाएंगे इस पॉइंट पर, तो ये क्या करेगा, इस जगह पर जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पर 2.5 वोल्ट के करीब, यहाँ पर इस ऑप्टो कपल इस TL431 की पिन 1 पे रेफरेंस आ जाएगा 2.5 वोल्ट। अच्छा, इसकी खासियत ये है कि जिस वक्त भी इसकी पिन 1 पे रेफरेंस पिन पे 2.5 वोल्ट आ जाएंगे, ये क्या करेगी, हमें आउटपुट में फ्लोटिंग वोल्टेज दे देगी। आपने यहाँ पर 25 वोल्ट लगाए, 25 वोल्ट आपने यहाँ पर आउटपुट लिए, 25 को आपने इस तरह से डिवाइड किया इन दो रजिस्टर की कम्बिनेशन बनाकर कि जब 25 वोल्ट पूरे होंगे, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो 25 वोल्ट पूरे होंगे तो यहाँ पर 2.5 मिलेंगे। जिस वक्त भी आपको 2.5, अगर आपने फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट लिए हैं तो ये रजिस्टर की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद इस पॉइंट पर जब 2.5 हो जाएंगे तो ये स्विच करवा देगा, ये इस ऑप्टो कपलर को ग्राउंड दे देगा। पॉजिटिव इस साइड से है तो आप कह सकते हैं कि ये एक कंट्रोल स्विच है जिसको आप अपनी मर्ज़ी से रेगुलेट करवा रहे होते हैं। इसको एडजस्टेबल जीनर रेगुलेटर इसलिए कहा जाता है कि हमने जो लेवल यहाँ पर देना है, ये एक जीनर डायोड की तरह काम करता है, लेकिन जीनर फिक्स वोल्ट का होता है। इसके वोल्टेज हम खुद से फिक्स कर रहे होते हैं, एडजस्ट कर रहे होते हैं। तो जब भी इसको इस पॉइंट पर 2.5 वोल्ट का रेफरेंस मिलेगा, रेफरेंस क्या है कि हमने खुद से एक रेगुलेटर को बता दिया कि जब आपको इस पॉइंट पर 2.5 वोल्ट मिलेंगे तो आपने स्विच कर जाना है। कि 5 वोल्ट चाहिए थे, 5 वोल्ट जैसे ही यहाँ पर पूरे हुए इस कैपेसिटर के अक्रॉस, इसने इस एलईडी को ऑन किया। जैसे ही ऑन किया तो ये ट्रांजिस्टर स्विच कर देगा। अभी जो वोल्टेज यहाँ पर ऑक्सिलरी में बने थे, इस डायोड ने रेक्टिफाई किए, इसने स्विच करवा के कंट्रोल पिन को दे दिए। कंट्रोल पिन को जो ही मिले तो इस आईसी को पता चल गया, इसको ये वीसीसी भी मिल गया और कंट्रोल वोल्टेज भी है इसको कहते हैं। तो इस आईसी को पता चल गया कि ठीक है जी, जो आउटपुट चाहिए थी वो मिल गई। तो ये आईसी क्या करेगी, अपनी उस स्विचिंग को उस लेवल पे मेंटेन कर लेगी, अपने उस ऑन टाइम और ऑफ टाइम को एडजस्ट कर लेगी। यहाँ पर एक वीसीसी कैपेसिटर लगा हुआ है जिसको 47 वोल्ट 50 वोल्ट का, 47 माइक्रोफैरड 50 वोल्ट का है। तो ये क्या करेगा, इसको लेवल मेंटेन करके दे देगा। इसमें जो कमी बेशी आएगी, अगर वोल्टेज आगे लोड बढ़ता है तो यहाँ पर इसका स्विचिंग लेवल चेंज होता रहेगा, ये इस पॉइंट से रेगुलेट करवाएगी। और एक यहाँ पर ये कैपेसिटर लगता है जिसको क्लास वाई कैपेसिटर कहते हैं, जो कि सेकेंडरी के जो नॉइज़ेस होते हैं और प्राइमरी के नॉइज़ेस होते हैं उनको कंपनसेट करवाता है और स्विचिंग नॉइज़ेस को रिमूव करवा रहा होता है। अभी हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली। तो दोस्तों, अगर आपको इस इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, तो कभी भी इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी है। कभी भी सर्किट को, जब तक आपको एक अच्छा नॉलेज ना हो तो आपने किसी सर्किट पे वर्क नहीं करना है, क्योंकि इसमें डेंजरस वोल्टेज होते हैं। ये मैं आपको इनपुट वोल्टेज यहाँ पर कनेक्ट करवा के दिखाता हूँ। पहले सर्किट की कॉन्फ़िगरेशन देख लें। जैसे हमने कहा कि इनपुट वोल्टेज, इनपुट टर्मिनल ये आ गया, और इसके देखें तो एक एंड पे यहाँ पर ये देखें तो यहाँ पर लगा हुआ है फ्यूज़, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये फ्यूज़ है। इस फ्यूज़ से देखेंगे तो ये लाइन आगे हमारे पास एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये वाला। अभी एक लाइन ये डायरेक्ट कैपेसिटर पे चलेगी और दूसरी लाइन देखें तो यहाँ से फ्यूज़ से गुजरने के बाद इस पे आ गई। अभी ये कैपेसिटर जो है ये एज अ सेफ्टी है, ये हाई फ्रिक्वेंसी के लिए, हाई वोल्टेज के लिए। तो अगर ये फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई स्पाइक आएगी तो ये इसको ग्राउंड कर देगा, यहीं से ही शॉर्ट करवा देगा।
अगर बहुत ज़्यादा वोल्टेज भी आते हैं तो ये उस सूरत में भी इंटरनली शॉर्ट हो जाता है, तो नतीजतन क्या होता है कि हमारा फ्यूज़ ब्लो हो जाता है, फ्यूज़ बर्न हो जाता है। इसके बाद हमारा यहाँ पर ये एक इंडक्टर लगा हुआ है, 1 2 3 4 पॉइंट हैं ये इसके। तो ये क्या करता है कि इसको जो इंडक्शन है, रेडियो फ्रिक्वेंसी इंडक्शन है या ईएमआई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, जितने भी नॉइज़ेस होते हैं ये उनको बाहर की दुनिया के नॉइज़ेस बाहर, अंदर की दुनिया के नॉइज़ेस अंदर, तो ये यहीं से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ से ख़त्म कर देगा। यहाँ से निकलने के बाद ये देखें, ये पॉइंट 1 2 और ये लाइन 1 पहुँची, 1 और 2, यहाँ पर लगे हुए हमारे 4 डायोड, एक यहाँ से लेके इस साइड पे और दूसरा यहाँ से लेके इस साइड पे, ये इस साइड पे और ये इस साइड पे। जैसे हमने ये कहा कि हमारे एक फेज़ में एक डायोड और एक फेज़ में 2 डायोड और न्यूट्रल में 2 डायोड। अभी देखें, फेज़ में एक डायोड लगा हुआ है तो ये इसका पट्टी वाली साइड, कैथोड साइड यहाँ पर लगी हुई है, तो जो दूसरा लगा हुआ है तो उसकी भी पट्टी वाली साइड इकट्ठी है। तो 2 कैथोड या 2 पट्टी वाली साइड एक साइड पे हैं और 2 एनोड एक साइड पे हैं। तो कैथोड वाली साइड, पट्टी वाली साइड से हमें पॉजिटिव वोल्टेज मिलते हैं। अब ये देखिए, इस जगह पे आ जाएं, ये लाइन यहाँ से होते हुए एक लाइन हमें ये देती है, ये डायोड का आउटपुट साइड है, 2 पॉइंट इकट्ठे हैं, तो ये इकट्ठे आ जाते हैं इस कैपेसिटर की नेगेटिव टर्मिनल पर। तो ये देखें, ये बग़ैर पट्टी वाली साइड है, दोनों पॉइंट इकट्ठे हैं, ये इस साइड से और ये आ जाते हैं कैपेसिटर पर। और जो पॉजिटिव एंड है, 2 डायोड यहाँ से लगे हुए हैं, ये 2 पॉइंट, और इन 2 डायोड्स का ये पॉइंट इकट्ठा है। इसको अगर देखेंगे तो ये कैथोड हैं और कैथोड वाले दोनों एंड आगे जा रहे हैं इन 2 पॉइंट्स पर। यहाँ पर हमारा एनटीसी लगा हुआ है, ये वाला नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टर, जो कि इनरश करंट को बचाता है। करंट ने हर हाल में इसमें से गुजरना है और कैपेसिटर पर आ जाना है। तो हमारा कैपेसिटर चार्ज हो गया। कैपेसिटर का ये एंड यहाँ से निकलता है तो कैपेसिटर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग पे आ जाता है। यहाँ पर 2 कंपोनेंट लगे हुए हैं, एक रजिस्टर एक कैपेसिटर। ये रजिस्टर लगी हुई है 100 के की और ये कैपेसिटर लगा हुआ है, जो हमने डायग्राम में यहाँ पर बात की थी। कैपेसिटर के आगे 2 कंपोनेंट, एक कैपेसिटर एक रजिस्टर, और इन दोनों का एंड कहाँ पे जाता है, एक डायोड पे जाता है। ये वाला डायोड हमारा लगा हुआ है और डायोड के साथ, अभी डायोड का ये वाला डायोड इसके साथ देखेंगे तो इस पॉइंट पर अभी हमारा कैपेसिटर ये लगा हुआ है, रजिस्टर इस पॉइंट पे लगी हुई है और ये 2 पॉइंट हैं डायोड के। और ये आईसी के साथ, या देखें इस पॉइंट पे ये आ जाती है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पे। जैसे हमने यहाँ पर कहा था, ये पॉइंट डायोड का पॉइंट और प्राइमरी, तो ये प्राइमरी, ये डायोड और ये आईसी, ये 3 पॉइंट इकट्ठे हो गए। कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल जो ये वाला है, ये आ जाता है इस जगह पर, इस आईसी की सोर्स पिन पर, और ये है हमारी कंट्रोल पिन। कंट्रोल पिन यहाँ पर देखें तो ऑप्टो कपलर से आ रही है, यहाँ पर हमारा ये ऑप्टो कपलर लगा हुआ है। तो ऑप्टो कपलर से जो वोल्टेज गुजरेंगे वो इस पे आ जाएंगे। और ऑप्टो कपलर का दूसरा एंड देखिए तो यहाँ पर ये हमारी एक एक्सिलरी वाइंडिंग है। एक्सिलरी वाइंडिंग का एक एंड ये ग्राउंड है, प्राइमरी मेन ग्राउंड के साथ, ये इस कैपेसिटर के साथ, और दूसरा एंड यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक रेक्टिफायर लगा हुआ है, ये वाला। तो ये रेक्टिफाई करके वोल्टेज ऑप्टो कपलर के कलेक्टर पे दे देगा, जो हमने ये कहे थे। रेक्टिफाई किए, कलेक्टर पे दिए, एमीटर इसका ऑप्टो कपलर का एमीटर चला गया कंट्रोल पिन पे। ऑप्टो कपलर की कैथोड डायोड वाली साइड देखिए तो यहाँ पर एक रजिस्टर ये लगा हुआ है, इसके पैरेलल में ये वाला, ये 100 ओम की रजिस्टर यहाँ से लगकर ये रजिस्टर ऐसे चलती है और ऐसे इस पॉजिटिव लाइन पे जो डायोड से आउट हो रही है, यहाँ पर हमारा ये रेक्टिफायर डायोड लगा हुआ है। इसकी आउटपुट से 100 ओम की रजिस्टर लगाई, ऐसे जाकर ऑप्टो कपलर के कैथोड पे दे, एनोड पे दे दी।
अभी कैथोड को देख लीजिए, ये जा रही है इस TL431 की पिन नंबर 3 पे। अगर इसको ऐसे लेफ़्ट साइड पे देखेंगे, ऐसे रखेंगे तो लेफ़्ट साइड पे इसकी पिन 1 आ रही है। ये पिन नंबर 1 है, 2 है, 3 है। पिन 3 लगी हुई है इस ऑप्टोकपलर के कैथोड के साथ। और ये सेंटर वाली पिन ये देखेंगे तो ये हो रही है ग्राउंड। ये अभी एक ग्राउंड है, ग्राउंड के साथ अगर देखेंगे तो एक यहाँ पर एक कंपोनेंट लगा हुआ है, ये है रजिस्टर। एक रजिस्टर ये लगी हुई है और दूसरी रजिस्टर ये लगी हुई है। कहाँ पे? 2 और 3 के दरमियान, यानी ग्राउंड और पिन नंबर 1 के दरमियान। ये एक है पिन नंबर, तो पिन नंबर 1 पे एक रजिस्टर ये और दूसरा रजिस्टर ये 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, ये वाले। ये 1540 का है और ये 1500 ओम का है। दोनों रजिस्टर का कॉमन पॉइंट, सेंटर पॉइंट जो हमने यहाँ पर कहा था, ये वाला पॉइंट, ये TL431 की पिन 1 पे आ रहा है। तो एक एंड ग्राउंड कर दिया रजिस्टर का और दूसरा एंड देखेंगे तो ये आ रहा है इस पॉइंट पर और ये पॉइंट आ रहा है इस जगह पर, और ये वाला पॉइंट ये देखें जंपर लगा हुआ है यहाँ पर। इसको देखेंगे तो ये यहाँ से जो हमने ये पॉइंट कहा था, ये पॉजिटिव वोल्टेज वाला यहाँ से चलेगा और इस जगह पे हमारे लगा हुआ है इंडक्टर, ये वाला फिल्टर, यानी वोल्टेज इस जगह से निकले, रेक्टिफाई हुए, ये रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर से निकले, इंडक्टर से गुजरे, यहाँ पर लगा हुआ है कैपेसिटर। तो इस कैपेसिटर का ये एंड यहाँ से चलेगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इससे ये वोल्टेज इस जगह पे आए। यहाँ पर ये 2 रजिस्टर हैं पॉजिटिव और ग्राउंड के दरमियान। तो इसको जैसे ही ये रेफरेंस मिलेगा, जैसे वोल्टेज पूरे होंगे तो ये इसको स्विच करवा देगा। जैसे स्विच करवाएगा तो जो वोल्टेज ये बने थे, ये वोल्टेज ऐसे स्विच करवा कर इस पिन को दे देगा। अभी मैंने इस सर्किट को पावर अप्लाई की है। तो जब पावर अप्लाई करते हैं तो पहली बात ये है कि ये सर्किट हमारा इस पॉइंट से, आप देखेंगे इस पॉइंट से, तो इसका फिज़िकली कनेक्शन इससे आगे नहीं है। यहाँ से भी कनेक्शन, एक तो ट्रांसफार्मर की जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही है, यानी मकनातीसी लहरें यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रही होती हैं। और इस साइड से लाइट के ज़रिए कनेक्शन है, इस साइड से मकनातीस के ज़रिए, मैग्नेट के ज़रिए, और इस साइड से लाइट के ज़रिए। तो इस साइड पे किसी कंपोनेंट को आपने टच नहीं करना, ये सबसे बड़ी सेफ्टी है। और ये साइड, इसको कहते हैं प्राइमरी या हॉट साइड, ये है लो वोल्टेज साइड, कोल्ड साइड। अभी यहाँ पर देखिए तो ये मेरे पास 233 वोल्ट आ रहे हैं, ये एसी है। एसी वोल्टेज 233 वोल्ट आ रहे हैं। ये वोल्टेज यहाँ से चले, अभी देखिए आप इस सर्किट को ट्रेस कैसे करेंगे, किसी भी सर्किट को, सिर्फ इसको नहीं, किसी भी सर्किट को कैसे ट्रेस करेंगे। एक लाइन को आप एसी पे रखिए और देखेंगे कि सर्किट की डिस्कनेक्शन कहाँ पे है, कहाँ से आपका सर्किट काम नहीं कर रहा। इस लाइन को ऐसे ही आपने चलाना है, इस जगह पे ले आए तो ये देखें 230 वोल्ट मिल गए। इससे बाद फ्यूज़ देखें तो फ्यूज़ से गुजारेंगे तो यहाँ पर वोल्टेज ये मिलने चाहिए। अगर ये वोल्टेज 230 वोल्ट इस जगह से ऐसे चल के इस जगह पर आ रहे हैं, इस जगह पर नहीं आते, इस जगह पर ये वोल्टेज नहीं आते, तो माना कि आपका फ्यूज़ ख़राब है, फ्यूज़ आपका ओपन है। इससे आगे चलिए, इसी तरह इस लाइन को ऐसे ले आइए, इस लाइन को हमने यहाँ पे चलाया था, इस तरह से आए तो वोल्टेज यहाँ पर मिल गए। इससे आगे ये इंडक्टर से गुजरने के बाद ये वोल्टेज यहाँ पर आने चाहिए, ये आ गए। आगे हमारी ये 2 लाइनें, एक लाइन इस तरह से आ जाती है, एक लाइन इस तरह से आ जाती है। तो ये पॉइंट हमारा एसी का है, तो ये एसी वोल्टेज इस पॉइंट पे आने चाहिए। अगर हमारा फ्यूज़ ब्लो हो रहा है, बार बार बर्न हो रहा है, तो इससे आगे पैरेलल सर्किट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अभी इससे आगे हमारा रेक्टिफायर सेक्शन है, तो रेक्टिफायर की आउटपुट जो है वो हमेशा डीसी होती है। तो रेक्टिफायर एक एंड ये है रेक्टिफायर का, ब्रिज की आउटपुट ये है और दूसरी आउटपुट ये है। तो ये देखें 325 वोल्ट मिल रहे हैं, 325 मिल रहे हैं। और यहाँ से अभी एनटीसी के एक एंड पे हैं, तो एनटीसी के दूसरे एंड पे देख लें 325 वोल्ट मिल रहे हैं। और इन्हीं वोल्टेज को आप अगर कैपेसिटर पे देखेंगे
तो ये 325 वोल्ट हमें यहाँ पर मिल गए। अभी यहाँ से ये वोल्टेज ऐसे चले प्राइमरी पे आ गए, और ये देखें यहाँ पर ये पॉजिटिव वोल्टेज इस जगह पे आ गए, तो ये ग्राउंड साइड इस साइड पे है। अभी ये ग्राउंड यहाँ से स्विच करेगा, इस पॉइंट से ग्राउंड ने स्विच करना है, इस तरह इस ग्राउंड ने ऐसे स्विच करना है। ये आईसी ने इस ग्राउंड की स्विचिंग करवानी है। जो हम कह रहे थे कि यहाँ पर ये नेगेटिव साइड, हमने कहा नेगेटिव पहुँच गई है, पॉजिटिव को इसने इस पॉइंट से स्विचिंग करवानी है। और नतीजतन क्या होगा, जब ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है, ये सारे वोल्टेज बन रहे होते हैं, ऑप्टो कपलर वर्क कर रहा होता है, तो ये वोल्टेज हमें इस आईसी की इस पिन पे डीसी वोल्टेज मिलने चाहिए। कैसे चेक करेंगे? एक हमारा ये ग्राउंड साइड है, ये ग्राउंड हमने कहा ये आया है, और यहाँ पर लगा हुआ है वीसीसी कैपेसिटर। देखें 5.8 वोल्ट आपको वीसीसी वोल्टेज मिल रहे हैं, 5.8 वोल्ट। इस आईसी को वर्किंग के लिए 4.5 आई थिंक इतने वोल्ट से लेके ये ऊपर स्विच कर रही होती है। तो 5.5 से लेके 4.5 से 4.7 से लेके, इसकी मज़ीद डाटा शीट में हम इसको वेरीफाई कर लेंगे। तो अगर ये वोल्टेज जब तक इसको नहीं मिलेंगे तो ये आईसी फ्लक्चुएट करवाएगी। अगर किसी वजह से ये वोल्टेज इसको नहीं मिलते, अभी देखिए आउटपुट में आपको यहाँ पर देखें तो 4.9 वोल्ट मिल रहे हैं। अभी अगर एक कंडीशन ये आती है कि मैंने अभी इस पर फॉल्ट डाला है, कि इसकी मैंने फीडबैक को ख़त्म किया है, अभी फीडबैक को ख़त्म किया है, तो अभी देखें आउटपुट में हमें क्या मिलेगा। उस वक्त मैंने इसकी फीडबैक डिसेबल की है कि जी मुझे जो है ना, जैसे हमें पहले यहाँ पर 5 वोल्ट मिल रहे थे, मैंने अभी इस फीडबैक को ख़त्म किया है। तो उस सूरत में हमें इस ऑप्टो कपलर पे क्या मिलेगा, ये देखिए यहाँ पर फ्लक्चुएशन मिलेगी, इसके इस एंड पे भी इसी तरह स्विचिंग होगी, फ्लक्चुएशन होगी। और अगर आप वीसीसी कैपेसिटर पे देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको ये फ्लक्चुएट होते हुए वोल्टेज मिलेंगे। तो ये आईसी रीबूट मोड में चलेगी, कभी ऑन होगी, कभी ऑफ होगी। तो आउटपुट में अगर आप वोल्टेज देखेंगे तो ये देखिए आपको फ्लक्चुएशन मिल रही है। मैंने इसकी आउटपुट को यहाँ से अभी देखें TL431 की पिन नंबर जो 3 है, जो कि ड्राइव पिन है, वो भी डिस्टर्ब है। तो यहाँ पर आपको जब इस तरह से डिस्टर्बेंस मिलेगी तो उस वक्त हमारा ये सर्किट काम नहीं करेगा। अभी इसको मैं इस ऑप्टो कपलर को अभी फिर से रिप्लेस करता हूँ ताकि हमारा ये मसला हल हो सके। जब इसको हल करेंगे तो हमारे जब तक ये वोल्टेज यहाँ से प्रॉपर स्विच होकर इस आईसी को नहीं मिलेंगे, यहाँ से जो वोल्टेज बन रहे हैं इस जगह पर, ये यहाँ से गुजरने चाहिए और इसको स्विच होना चाहिए। अभी जब हमने इसको डिसेबल कर दिया, इसको मैंने इस ऑप्टो कपलर को इसको मैंने डिसेबल कर दिया, तो अभी ये है कि हमारी स्विचिंग कर रही है आईसी। तो सबसे पहले वीसीसी कैपेसिटर पे देख लीजिए, तो ये वोल्टेज स्टेबल होने चाहिए। अगर ये वोल्टेज आपको स्टेबल नहीं मिलते और मेन डीसी कैपेसिटर पे वोल्टेज आपको स्टेबल नहीं मिलते, तो दैट मीन्स कि समथिंग रॉन्ग। तो इसको अभी आईसी को फीडबैक या कंट्रोल वोल्टेज नहीं मिल रहे। जैसे ही हमारे इस पॉइंट पर वीसीसी कैपेसिटर पर कंट्रोल पिन पर ये वोल्टेज स्टेबल हो जाएंगे, तो उस वक्त ये आईसी अपनी स्विचिंग मेंटेन कर लेती है। इसके अंदर मैंने ये ख़राब वाला ऑप्टो कपलर सप्लाई में लगा दिया था, जिसकी वजह से हमारे ये वोल्टेज मिस हो रहे थे, फ्लक्चुएशन हो रही थी। तो अभी फ्लक्चुएशन नहीं है। अभी इस पॉइंट पे देखिए तो हमारे ये वोल्टेज स्टेबल हो चुके हैं। कि जैसे ही हमने ऑप्टो कपलर चेंज किया, ऑप्टो कपलर मैंने इसमें डैमेज वाला लगा दिया था, जो स्विचिंग नहीं करवा रहा था, जो यहाँ से वोल्टेज बन के जा रहे थे, ये जो हमारी ये फीडबैक ये वाली, ये इस ऑप्टो कपलर आगे पास नहीं कर रहा था, इंफॉर्मेशन पास नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से हमारे ये वोल्टेज जो यहाँ से ये सिग्नल बन रहा था, ये आगे ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था। और उस ट्रांसफ़र ना होने की वजह से ये वाली आईसी
इस कंट्रोल पिन पे वोल्टेज स्टेबल नहीं कर रही थी, स्विचिंग प्रॉपर नहीं हो रही थी, या आईसी रीबूट मोड में जा रही थी। तो जब भी हमारी ये वाले वोल्टेज यहाँ से जो 1 वोल्ट यहाँ पर रेफरेंस होता है, ये ट्रांसफ़र नहीं होगा, इस आईसी को कंट्रोल पिन पे वोल्टेज स्टेबल नहीं मिलेंगे, तो ये आईसी फंक्शन नहीं करेगी। कि अगर हमारे इस कैपेसिटर पर जब हम वोल्टेज चेक करते हैं, डीसी वोल्टेज पे रखा, हमें ये देखिए 328 वोल्ट स्टेबल मिल रहे हैं। अगर ये वोल्टेज वेरी हो रहे होंगे तो इसका मतलब है कोई ना कोई दिक्कत है। इसके बाद यहाँ पर इस आईसी की जो पिन है, कंट्रोल पिन है, वहाँ पे वीसीसी कैपेसिटर लगा हुआ है, ये वाला। तो इस कैपेसिटर पर वोल्टेज स्टेबल होने चाहिए। ये देखिए 5.8 वोल्ट स्टेबल आ रहे हैं। अगर हमारे किसी वजह से आउटपुट सर्किट में, जैसे हमने पहले देखा, ऑप्टो कपलर में प्रॉब्लम होगी, ये वोल्टेज स्विच नहीं होंगे। TL431 में प्रॉब्लम होगी, वोल्टेज स्विच नहीं होंगे। किसी जगह पे, अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ, किसी जगह पे हमारे दिक्कत आएगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये हमारा ये 5 वोल्ट सेक्शन जो है वो शॉर्ट है। ये देखिए 5 वोल्ट सेक्शन मैंने शॉर्ट किया तो वोल्टेज की वेरिएशन शुरू हो गई। जैसे ही मैं ये रिमूव करूँगा वोल्टेज स्टेबल हो जाएंगे। अगर किसी वजह से किसी प्रॉब्लम किसी पॉइंट पर, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये हमारा ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, वेरिएशन मिलेगी। यहाँ पर आउटपुट में कोई भी चीज़ शॉर्ट होगी, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट शॉर्ट है, ये देखिए कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट होगा तो हमें ये प्रॉब्लम मिलेगी। मैं क्या करता हूँ कि इस जगह पर जीनर को शॉर्ट सर्किट करते हैं। जीनर शॉर्ट सर्किट है। हमारा कोई भी कंपोनेंट सेकेंडरी साइड में अगर वो वोल्टेज प्रॉपर नहीं दे रहा, अब ये देखिए मैंने सिर्फ क्या किया है कि मैंने इस जीनर को कनेक्ट कर दिया जो कि शॉर्ट था। तो यहाँ पर देखें आउटपुट में आपको फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज मिल रहे हैं क्योंकि ये सेक्शन शॉर्ट हो चुकी है। इस सेक्शन में अभी दिक्कत क्या है कि ये जो जीनर है ये शॉर्ट लगा दिया मैंने, ये शॉर्ट सर्किट है। तो यहाँ पर मुझे आउटपुट में वोल्टेज जो है ये देखिए किस तरह से मिल रहे हैं। ये 5 वोल्ट का सेक्शन है और ये इस तरह से कर रहा है। और इस वक्त अभी अगर आप मेन कैपेसिटर पर देख लेंगे तो ये देखिए वेरिएशन किस तरह आ रही है। अगर मेन डीसी कैपेसिटर पर वेरिएशन मिलेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आईसी अपनी फुल कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी सूरत में इसको फीडबैक मिले। फीडबैक क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि आगे शॉर्ट सर्किट है। तो यहाँ पर ये आईसी बार बार कोशिश कर रही है ऑन होने की। ऑन होती है, ऑफ होती है, वोल्टेज बनते हैं, रीबूट होती है, रीबूट में चली जाती है। तो इस तरह के जब मसाइल आते हैं तो सबसे पहले आपको सेकेंडरी चेक करनी है। ये प्रॉब्लम हमें मिलेगा। अभी देखिए इसी कंपोनेंट को मैं रिमूव कर देता हूँ। ये मैंने जीनर यहाँ से, ये वाला जीनर डायोड जो कि शॉर्ट सर्किट है, अभी शॉर्ट सर्किट है, मैं आपको चेक करवाता हूँ। कंटिन्यूटी पे रखें तो इस पावर सप्लाई के अंदर ये शॉर्ट सर्किट था, ये वाला जीनर। तो इस वजह से ये सप्लाई वर्क नहीं कर रही। अगर इसमें इस फीडबैक नेटवर्क के अंदर यहाँ से कोई भी कंपोनेंट प्रॉब्लम करेगा, ये क्या करेगा, ये वीसीसी वोल्टेज कंट्रोल पिन पे नहीं जाने देगी। ये ऑप्टो कपलर वोल्टेज को गुजरने नहीं देगा। नतीजतन क्या होगा, ये आईसी इंटरनली एक दफ़ा कैपेसिटर को चार्ज करेगी, लेकिन जब फीडबैक नहीं मिलेगी तो ये फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, आईसी ऑफ हो जाएगी। ऑन ऑफ ये इस तरह फ्लक्चुएशन मिलेगी। अभी मैंने ये जीनर निकाल दिया तो इसके निकालने से भी देखें तो सारी आउटपुट्स जो है वो स्टेबल हो जाएंगी। ये देखिए इस डायोड के अक्रॉस वोल्टेज चेक कर लीजिए तो 5 वोल्ट आपको एग्जैक्ट मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने स्विचिंग स्टार्ट कर दी है। अगर आप इस ऑप्टो कपलर के अक्रॉस देख लेंगे तो 1.1 वोल्ट स्टेबल हो गया। इसी तरह
अभी अगर आप इस कैपेसिटर पर देखेंगे वापसी फिर, तो ये स्टेबल हो चुके हैं। सेकेंडरी में कोई कंपोनेंट शॉर्ट हुआ तो ये आईसी अपना फुल जोर लगाएगी, फुल ड्यूटी साइकिल यूज़ करेगी। तो उसके यूज़ करने से क्या होता है कि प्राइमरी में बिल्कुल एक थोड़ी सी इंडक्टेंस होती है, तो वो इतनी ज़्यादा इंडक्टिव रिएक्टेंस या इम्पीडेंस पेश नहीं कर सकती, जिसकी वजह से वो फुल कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, कैपेसिटर का लेवल डाउन होता है। आईसी क्या करती है, रीबूट में जाती है। अपनी स्विचिंग जो ही ऑफ करेगी, कैपेसिटर फिर से लेवल मेंटेन करेगा। तो ये बार बार इसका लेवल फ्लक्चुएट होता हुआ आपको मिलता है। तो अभी ये देखिए, ये कैपेसिटर भी हमारा स्टेबल हो चुका। पूरी बात का हमारा जो खुलासा है वो यहाँ पर आता है कि यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट अगर प्रॉब्लम करेगा सेकेंडरी साइड में, चाहे वो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी ही क्यों ना हो, अगर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी इंटरनली अगर प्रॉब्लम कर रही है, तो भी आपको ये प्रॉब्लम मिलेगी। अभी मैं आपको मुख्तलिफ स्टेप्स जो हैं वो, जो कि पॉसिबल रूट काजेज़ होते हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। अभी ये हमारा पॉइंट है रेगुलेटर का, जो कि आउटपुट के रेगुलेट अगर ये कर रहा है, तो देखिए वीसीसी कैपेसिटर पर फ्लक्चुएशन मिल रही है। कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, फ्लक्चुएशन मिलेगी। जब वीसीसी कैपेसिटर पे फ्लक्चुएशन मिलेगी तो कोई रीज़न नहीं है कि फिर वो रेगुलेट कर सके। अब ये देखिए, कोई भी सेक्शन, सारे सेक्शन में से कोई भी सेक्शन अगर प्रॉब्लम कर रही है तो ये इशू आएगा। ये वाली लाइन हमारी है वापसी फीडबैक की। ये है हमारे पॉजिटिव वोल्टेज, इस जगह से आते हैं। अब ये देखिए, ये हमारी पॉजिटिव लाइन है, इससे पॉजिटिव वोल्टेज आ रहे हैं। और ये सेकंड लाइन जो है ये वाली ग्राउंड की है। तो एक साइड से पॉजिटिव वोल्टेज और एक साइड से ग्राउंड, अगर आप इस जगह पे देखेंगे तो आपको ये 5 वोल्ट मिलेंगे। तो ये कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ये है कि आपको 1540 ओम की और 1.5 के की दो रजिस्टर मिल जाएंगे। और इन दोनों पे अगर देख लेंगे तो ग्राउंड की निस्बत अगर इस पॉइंट पे देखेंगे तो आपको 2.5 वोल्ट मिलेंगे। ग्राउंड की निस्बत अगर इस पॉइंट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2.5 वोल्ट मिलते हैं। कौन सी नंबर पिन पे, पिन 1 पे, जो कि रेफरेंस है। जब भी एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर TL431 की ये ग्राउंड की निस्बत इस पे 2.5 वोल्ट इसको मिलेंगे, तो उस वक्त क्या करेगा, ये यहाँ से वोल्टेज आउट करेगा। ये वोल्टेज कितने होते हैं, ये वोल्टेज जो हमारी आउटपुट पिन है वहाँ पर ये फ्लोटिंग रेफरेंस देता है। देखिए 1.1 वोल्ट ये आउट करेगा, ये 1.1 वोल्ट आउट करेगा। और 0.2 वोल्ट जो हमारा सीरीज डायोड लगता है, सीरीज रजिस्टर सॉरी लगता है, तो 0.2 वोल्ट वो ड्रॉप कर गया। तो टोटल जो इसने अभी आउट किए वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 1.3 वोल्ट। इस TL431 ने इस पॉइंट पर 1.3 वोल्ट देने हैं। 1.1 वोल्ट ये ले जाएगा और 0.2 वोल्ट ये ड्रॉप कर देगा और इस जगह से रिपल्स उठाकर आगे भेजेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर कुछ सीखा तो थंब अप कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई कमेंट हो, कोई सवाल हो तो अपनी राय से नवाजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।